अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे CSS की बाकी प्रॉपर्टीज़ को। और हमने अभी तक 11 लेक्चर जो है वो इस कोर्स के कवर कर लिए हैं, जिनके अंदर HTML तो हमारी बिल्कुल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और जो CSS है उसके हमने ये पोजीशन तक जो है वो हमने इसके टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। इसके टास्क भी बाकायदा मैंने आपको सेंड किए हुए थे प्रैक्टिस के लिए, और वो भी आपके मेरे पास आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में हम जो है वो पोजीशन के आगे आगे वाले जो 5 टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। और आज वाले जो टॉपिक हैं उनमें से ख़ास तौर पे जो फ्लोट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन हर वेबसाइट में ही ये यूज़ होता है। और उसके अलावा ये जो इनलाइन ब्लॉक का और जो अलाइन का हमने पढ़ना है आज का टॉपिक, ये अक्सर आप कोई भी वेबसाइट अगर इधर मैं ओपन करूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें हम उसी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो जिसको हम देख रहे हैं। नादरा की वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी। तो एक आपको याद होगा कि हमने ना एक लिस्ट का टॉपिक पढ़ा था HTML के अंदर, कि आप ना लिस्ट को जो है वो कैसे आप बना सकते हैं। तो हम लिस्ट को बनाते थे, मगर जब आप प्रॉपर टेम्पलेट जब आपने बनाना होता है तो उसमें आपको एक मेन्यू बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं, होम, आइडेंटिटी, एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दरअसल ये एक लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट को एक ऐसे अच्छे तरीके से जो है ना वो मुरतब किया गया है कि वो हमें एक पूरी एक लाइन की शक्ल में जो है ना वो हमें एक डिस्प्ले हो रही है। तो इस जो भी लिस्ट हम बनाते हैं HTML के अंदर, उसको हमने एज अ मेन्यू के अंदर किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, इंशाल्लाह ताला ये हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंडेक्स। और जी इंडेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है वो जब इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है वो पता लग जाएगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इमेज जो है वो लगाई है। अब ये देखें कि इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जबकि पहले जब हमने अगर मैं आपको ये बोलता कि आप एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट, मुझे मतलब कि इमेज के आगे टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो इमेज के ऊपर लिखा आना चाहिए, तो तब आप ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये काम कैसे होना है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये जो इमेज के आगे आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको आप इमेज के ऊपर लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ये आप देख सकते हैं कि W3 ये स्कूल वाली एक इमेज है, उसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे ये जो पैराग्राफ है ये उस इमेज के ऊपर भी लिखा आ रहा है, हालांकि वो उस इमेज के ऊपर है नहीं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स की मदद से जो है ना वो हम इसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के अंदर कि एक बैकग्राउंड इमेज होती है और उसके ऊपर सारे टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो वो दरअसल एक जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जो है ना वो आप एक इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को चेक करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज है, इसके ऊपर ये जो सिंपल मैंने क्या किया कि एक H1 लिखा, टैग H1 का हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ मैंने एक लिखा और उसके दरमियान में मैंने एक इमेज का टैग लगा के उसके अंदर इमेज जो है वो पुट कर दी है, उसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट की है। तो ये मैं चाहता था कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये इमेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये मैंने उसका पोजीशन का टॉपिक, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं पता इस चीज़ का, तो आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं 11, उस पर मैंने पोजीशन, ख़ास तौर पे पोजीशन ही को मैंने सारा जो है वो पढ़ाया हुआ है। उसके बाद लेफ़्ट का हमने देखा था प्रॉपर्टी, के जाहिर सी बात है अगर आप लेफ़्ट की प्रॉपर्टी के कोई भी वैल्यू साइन करेंगे तो वो मज़ीद जो है ना वो उसकी तरफ जाता जाएगा। जैसा कि आपने इसकी एग्जांपल देखी है, अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ तो ये मज़ीद इसकी, ये आप देख सकते हैं कि इमेज को आप मूव करा सकते हैं और टॉप की प्रॉपर्टी को भी वैल्यू दे के ये आप देख सकते हैं कि इसको कर सकते हैं। जबकि जी इंडेक्स इम्पॉर्टेंट सबसे आज का टॉपिक ये है कि जी इंडेक्स क्या है। किसी भी इमेज के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है तो जी इंडेक्स की वैल्यू आपने -1, अगर आपने उसको जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि इमेज के ऊपर नहीं, इमेज के पीछे आए, तो आप जी इंडेक्स की वैल्यू अगर प्लस में करेंगे तो उसका टेक्स्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इमेज के पीछे जो है वो छुप गया टेक्स्ट, मतलब कि जो इमेज पीछे थी, ठीक है, वो अब आगे आ चुकी है, ठीक है। अगर प्लस में करेंगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली आगे आती जाएगी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं।
और अगर आप माइनस में करेंगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। तो ये सारे का सारा आज का कह लें कि एक समरी थी इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो तकरीबन हर एक वेबसाइट में ही आपने इस्तेमाल करने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको टेक्स्ट के ऊपर इमेज लगानी होगी, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाएगा जिसमें आपने जो है वो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता हैं। जब अगर आपने ये काम करना है तो सिंपल आपने जी इंडेक्स लिखना है, और जी इंडेक्स की वैल्यू अगर आप माइनस में देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। और अगर आप जी इंडेक्स की वैल्यू प्लस में देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट के पहले आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी इमेज। ठीक है, तो ये था जी इंडेक्स का। इसकी मज़ीद एग्जांपल हम जो है वो नीचे देख लेते हैं, मगर इसका जो मेन बेसिक जो है वो कंसेप्ट है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसका जो है वो बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल, इसमें मज़ीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक है क्या। बड़े गौर से आपने इसको सुनना, मैंने अभी आपसे पूछना है ये। ठीक है, अपने क्वेश्चन रेडी रखें, जहाँ से समझ नहीं आती वो क्वेश्चन आपने पहले मेरे से करने हैं। तो मगर जो भी क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं अब माइक अपना ऑन करके। तो अब ये देखें कि जी इंडेक्स के अंदर मैंने ये एक ब्लैक बॉक्स बनाया है, उसकी मैंने ये जी इंडेक्स जो है वो 1 सेलेक्ट कर दिया है, और ग्रे बॉक्स बनाया है उसमें जी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, और एक मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू जो मैंने 2 रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहला डिस्प्ले हो वो है ब्लैक बॉक्स, और उसके जो बाद डिस्प्ले हो वो है ग्रीन बॉक्स, और उसके और सबसे एंड पे जो डिस्प्ले मैंने करवाना है वो है ग्रे बॉक्स। तो आप ये देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो सबसे पहले मौजूद है ब्लैक, ब्लैक के ऊपर है ग्रीन, और ग्रीन के ऊपर है ग्रे। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक के बाद ग्रे आए और ग्रीन जो है वो एंड पे आए, ठीक है, एक सिनेरियो हो सकता है ना ऐसा कि मैं चाहता हूँ नहीं यार इस तरह नहीं, मैं इस तरह, वैसे तो उसका जो एक फॉर्मेलिटी है वो ये है कि जो मतलब कि बिल्ट इन इसका है, जो पहले लिखा गया है वही पहले डिस्प्ले होगा। मतलब कि ब्लैक, ग्रे और ग्रीन, इनका तरतीब से अगर मैं करूं तो अगर इधर मैं 1 के आगे 2 दे दूं, मतलब कि ग्रे बॉक्स की मैं अगर जी इंडेक्स 2 सेलेक्ट करता हूं तो ये जो ग्रे बॉक्स है ये ब्लैक के ऊपर चला जाएगा, और जो ग्रीन है वो ऑटोमेटिकली ग्रे के ऊपर आ जाएगा। ये आप इसकी एग्जांपल ये आप देखेंगे, ये जो है ना इसकी तरतीब ये है डिफ़ॉल्ट। अगर आप जी इंडेक्स को ना भी ना लिखें तो इसकी तरतीब ऐसे ही होगी जो मैं अभी आपको दिखाने लगूँ करके। ये देखें, इसका मतलब है कि पहले ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ग्रे है, और ग्रे के ऊपर जो है वो ग्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीन जो है वो सबसे एंड पे चला जाए, तो इसकी वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ, और ग्रे बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो 3rd पे आ जाए, ठीक है, और ब्लैक बॉक्स को मैं कहता हूँ कि ये 2nd नंबर पे आ जाए। तो मैं इसको अब ये देखें, अब ये देख सकते हैं कि जो ग्रीन है वो बिल्कुल एंड पे चला गया, 1st पे, और 2nd पे कौन सा आया है, ब्लैक बॉक्स, और 3rd पे जो है वो ग्रे बॉक्स। ठीक है, तो ये है जी इंडेक्स। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि अगर आपने पिक्चर लगाई हुई है तो आप पिक्चर के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो जी इंडेक्स आप इस्तेमाल करके ये अपनी जो सिनेरियो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने जो आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे का पूरा एक टास्क दूंगा, उस टास्क के अंदर आपने इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है सिनेरियो बना के। तो अब ये देखें, अब इसमें उसने बताया है कि अगर जी इंडेक्स ना हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर वही फ़र्क पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो डिफ़ॉल्ट उसका तरीक़ाकार है वो हमें जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या है कि जो पहले लिखा गया है ऑटोमेटिकली वही पहले आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के बाद जो है वो ग्रे है, और ग्रे के बाद ग्रीन है। तो ये उस तरतीब के साथ जो है वो हमारे पास आ चुका है, जिस तरतीब के साथ हमने उसको लिखा है। अगर कोई बंदा कस्टमर चाहता है नहीं यार मुझे नहीं ये पसंद, मैं इसको करना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इधर आए और ये इधर आए और ये इधर आए, तो वो एक आपको एक रिक्वायरमेंट नहीं बना के दे देता है। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये मैंने किस तरह करना है, और ये किस तरह होगा जी इंडेक्स प्रॉपर्टी की मदद से। तो बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। बकाया इसकी प्रैक्टिस है वो रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं टास्क सेंड करूँगा, और उस टास्क के ऊपर आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो जो है ओवरफ्लो।
आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स, चाहे वो छोटी वेबसाइट है, बड़ी है, मीडियम है, जिस तरह की भी है, अगर उस वेबसाइट में रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है तो वो वेबसाइट आपकी बिल्कुल बेकार है। एक डिवाइस के ऊपर तो वो ठीक चलेगी, वो कौन सी डिवाइस है जिसके ऊपर आपने डेवलपमेंट की है, मतलब कि आपको अपनी आंखों पे, मतलब कि जो आपको नज़र आ रहा है वो तो ठीक है, आपने सेट कर दिया, ओके है, मगर हो सकता है क्लाइंट के पास वो लैपटॉप हो ही ना, वो उसको मोबाइल पे ओपन करना चाह रहा है। जब वो मोबाइल पे ओपन करेगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाएंगी। इसका मतलब है कि वो वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपने ये नहीं सोचा हुआ कि ये, आपने यही सोचा कि ये वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप के ऊपर ही ओपन होनी है, जबकि बहुत सारे कस्टमर हैं जो उस वेबसाइट को मोबाइल पे भी खोलेंगे, और जब मोबाइल पे वो खोलेंगे तो वो वेबसाइट जो वो ठीक तरीके से फिट नहीं होगी। अगर आपको पता है कि मोबाइल के ऊपर इतनी विड्थ के अंदर इतना कंटेंट आ ही नहीं सकता जितना कि अब ये आप अपने सामने देख सकते हैं। अब ये देखें, अब ये कंटेंट को मैंने एक तो बॉक्स में बंद कर दिया है, मतलब कि इस बॉक्स के बाहर ये कंटेंट जो है वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स भी साथ साथ जो है वो छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैं इस कंटेंट को छोटा करता जाता हूँ, ये साथ साथ जो बॉक्स है वो भी छोटा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक रिस्पॉन्सिव डिव है, और जो जितना भी कंटेंट लिखा गया है वो जो है ना वो रिस्पॉन्सिव बना हुआ है डिव, टेक्स्ट भी और पैराग्राफ भी। तो अब हम अगर हम इसको ट्राई करके देखें तो आपको वाज़ह फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका आप मतलब कि क्लाइंट चाहता है कि इस बॉक्स के बाहर वो कस्टमर जाए ही ना, मतलब कि जितना भी कंटेंट मैंने लिखना है उसकी इतनी ही विड्थ होनी चाहिए और इतना ही पैडिंग और ये सारा कुछ मैंने फिट कर दिया, इसके बाहर वो नहीं जा सकता, चाहे वो जितना मर्जी कंटेंट ऐड कर दे। ठीक है, अगर मैं इसको डबल भी कर दूं तो ये बॉक्स ने बिल्कुल अपनी जगह से हिलना जुलना नहीं है। ठीक है, हालांकि कंटेंट ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि वैसे तो जो बात है वो इसी तरह ही है कि अगर मैंने कंटेंट डबल कर दिया है तो इसका मतलब है कि इसको भी डबल होना चाहिए था, कोई बढ़े, कोई साइज़ बढ़ता, कोई इसका कोई बिल्कुल चेंज ही नहीं आया इसमें। आप ये देखें, डबल कंटेंट हो गया फिर भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया है, क्योंकि जिस क्लाइंट ने यूज़ करना है उसकी साइज़ ही ये है मोबाइल का। ठीक है, अगर मैं उसका साइज़ ही नहीं मुझे पता मोबाइल का कि वो कौन सा मोबाइल यूज़ करेगा तो फिर मुझे परेशानी होगी और उसको कंटेंट जो है वो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें ओवरफ्लो वाली चीज़ मैं नहीं करता, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये आपका जो क्लास है CSS की, ये मैं नहीं लगाता, तो आप सिंपल ये चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप इसका नाम जब बदल देंगे तो उसको एड्रेस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस नहीं मिलेगी, ये आईडी नहीं मिलेगी उसको, तो वो उसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये सारा अपनी जगह से जितना वो है था उसकी विड्थ उसके हिसाब से वो सेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कंटेंट ओवरऑल अपनी विड्थ को चेंज कर रहा है, मगर जो उसकी जगह थी जो मैंने सेट की थी उसके अब ये ऑटोमेटिकली कर रहा है अपने आप को चेंज। मगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो एक ही अपनी जगह के ऊपर फिक्स हो जाए कि इसी जगह के ऊपर ही तुमने रहना, चाहे कंटेंट जितना मर्जी आ जाए। तो उस चीज़ के ये ओवरफ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो आप ये देख सकते हैं। बैकग्राउंड का ये कलर बैकग्राउंड की चेंज करने की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कलर, पैडिंग, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब जो नई प्रॉपर्टी है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि जैसे ही वो कंटेंट जितना मर्जी हो जाए, जब तक वो एक खास मकसद के ऊपर नहीं पहुंचता तब तक वो स्क्रॉल का मतलब ये है कि वो स्क्रॉलिंग करे। स्क्रॉलिंग का ये मतलब है कि अगर मैं इसका एड्रेस जो है वो ठीक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्क्रॉलिंग है। अब इसको मैं नीचे करता हूँ तो ये देखेंगे ये स्क्रॉल करके मैं उस सारे कंटेंट को जो है वो देख सकता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि सारा कंटेंट मुझे ये नज़र आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है मेरे सामने। तो ये सिर्फ ओवरफ्लो को अगर आप स्क्रॉल की वैल्यू दे देंगे तो आपका ये फिक्स हो जाएगा और आपको वो मतलब कि सारे का सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल आप ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप अपना जो है वो कर सकते हैं। तो उसके नीचे हम जो है वो विजिबिलिटी का देखते हैं।
कि ओवरफ्लो को अगर आपने स्क्रॉल पे नहीं रखना, विजिबल पे रखना है, तो वो जितने एरिया को आप ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देंगे सिर्फ उस एरिया को ही विजिबल आप करा सकते हैं, बाकी वो विजिबल जो है वो नहीं होगा। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं कि जितना मैंने ओवरफ्लो को रखा हुआ है, अब इस डिव के ऊपर मैंने ओवरफ्लो लगाया है, ये पैराग्राफ के ऊपर ओवरफ्लो नहीं लगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और नीचे ये यू कैन यूज़ द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, यही वो लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये कर रहा है सारा इम्पोर्टेंट। तो ये डिव का है, ठीक है। अब ये डिव को, जिधर ये डिव की प्रॉपर्टी है, आप ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट हो गई है। तो अगर मैं इसके ये नाम कोई और रखता तो फिर मुझे इसका जो है ना वो उसको कॉल कराना पड़ना था, जबकि मैंने उसका नाम नहीं रखा तो इसको जो है ना वो आइए ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये ओवरफ्लो को स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी विजिबल भी है, अनविजिबल भी है, ये सारी चीज़ें आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका मैं आपको इंशाल्लाह ताला, ये देखें, हिडन का मतलब है कि अगर जो भी इस एरिया के बाहर है वो हिडन हो जाए, वो हमें डिस्प्ले ही ना हो, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्प्ले आपको नहीं होगा। अब इसमें देखें, जितनी विड्थ मैंने स्पेसिफाई किया है, जितनी हाइट स्पेसिफाई किया है, उधर तक तो वो विजिबल होगा, ठीक है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि ये यू कैन यूज़, अब जितना ये कंट्रोल तक आएगा उतना तो ये विजिबल है, जैसे ही कंट्रोल के बाद होगा उसके बाद वो विजिबल जो है वो नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करता हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इतनी हाइट तक वो विजिबल है, उसके नीचे वो विजिबल जो है वो नहीं है। और इसकी विड्थ को अगर मैं ये बढ़ा दूँ, इधर 250 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 250 जो है वो उसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। तो जितना मैं करना चाहूँ अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो मैं कर सकता हूँ। अब आप ये नीचे इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हिडन है, तो जितना एरिया होगा उधर तक तो वो होगा, मतलब कि उधर तक तो आपको डिस्प्ले होगा, मगर जो नीचे वाला एरिया है जिसके ऊपर मैंने कोई भी चीज़ शो नहीं करवानी, तो अगर मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के अंदर हिडन के वैल्यू दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो एरिया ही नीचे से कट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 100 करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं कि उतना वो सारे का सारा जितना भी वो है था वो सारा डिस्प्ले हो चुका है, क्योंकि वो 100 तक सारा जो है वो फिट आ चुका है, तो इसलिए वो डिस्प्ले हो गया। तो स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल दी है वो उसमें स्क्रॉल ही था। स्क्रॉल का मतलब ये है कि वो अगर वो जो भी है उसका डेटा अगर वो उसमें फिट नहीं आ रहा तो स्क्रॉल का ऑप्शन लग जाए। स्क्रॉल का मतलब क्या है कि उसके नीचे चला जाए और वो नीचे मैं इजीली उसको सेस भी कर सकूं। तो ये चीज़ अगर आपने लगानी है, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जो डेटा बाहर चला जाता है वो इसी तरह स्क्रॉल जो है वो ऊपर नीचे होता है। जब आप वो छोटा हो कर दें आप उसकी स्पेस को, तो वो जो है ना वो छोटा हो जाता है। तो इस तरह आप स्क्रॉल की प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू दे के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजी वे से। तो ऑटो का मतलब है कि ऑटो का ये है कि जो भी जिस तरह भी इजी लगा उसे, ठीक है। ऑटो मोड का मतलब ये है कि जो भी उसके रेलिवेंट बेहतर लगता है वो उसको अपनी मर्ज़ी के साथ कर दे। अगर स्क्रॉलिंग से वो ठीक हो रहा है स्क्रॉल कर दे, अगर वो हिडन से ठीक हो रहा है हिडन कर दे, मतलब कि उसकी मर्ज़ी के ऊपर आप छोड़ देते हैं कि जो भी तुम्हारी मर्ज़ी है तुम करते रहो, ठीक है। मैं तुम्हें किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो पाबंद नहीं करता। तो ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, इसका ये है कि जो भी ये जो स्क्रॉल बार है अगर इसकी आप अगर जगह चेंज करना चाहते हैं, ये स्क्रॉल बार है इसको नीचे लेके आना चाहते हैं या टॉप पे करना चाहते हैं या लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, तो वो ओवरफ्लो एक्स की वैल्यू दे के या ओवरफ्लो वाई की वैल्यू दे के उसकी आप ये कर सकते हैं। अब ये ओवरफ्लो एक्स के ऊपर वो हिडन हो जाएगा और ओवरफ्लो वाई के ऊपर जो स्क्रॉल है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब आ जाती है फ्लोट की। जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो फ्लोट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तकरीबन हर एक वेबसाइट के अंदर ही यूज़ होती है और इसको आप कह लें कि अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी चीज़ आपने HTML के अंदर लिखी है, चाहे वो एक इमेज है, चाहे वो एक बटन है, चाहे वो कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो HTML के अंदर आप डेवलप कर सकते हैं, उसको आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट सेंटर जो वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS की, ठीक है। इसकी
चार जो है वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू है लेफ़्ट। अगर कंटेनर का मतलब है कि वो डिव, मतलब कि जो भी डिव है उसके अंदर ही ये इम्प्लीमेंट हो, उसके बाहर इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है। अब ये देखें कि ये अगर मैं, ये नीचे उसकी एक एग्जांपल भी है कि अगर मैं फ्लोट राइट करता हूँ तो इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ चला जाए, टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो इमेज जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ जाए, जैसा कि आप ये नीचे देख रहे हैं, ठीक है। और नो फ्लोट आप करेंगे तो ये देखेंगे जिस तरह जिधर इमेज लगी होगी टेक्स्ट चाहे ख़राब होता रहे, जिधर भी इमेज आप लगाएंगे उधर वो लग जाएगी और टेक्स्ट जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक ही जगह पे इमेज रहे और टेक्स्ट बेशक अपनी जगह चेंज भी हो मगर वो ख़राब ना हो, उसका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक रहे। इसलिए हम जो है वो फ्लोट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एक सबसे पहले राइट की एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसमें अंदर, अब ये देखें, अब ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसके नीचे मैंने एक इमेज लगाई, उसके नीचे मैंने, और उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे मैंने एक इमेज लगा दी, ठीक है। हालांकि अगर मैं ये अगर इसका मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा इमेज फ्लोट राइट को चेंज कर दूं, अब क्योंकि ये क्लास डिफरेंट होगी, अब इसको वो नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। अब ये देख सकते हैं इस तरह, अब जिधर ये इमेज लगी है उधर ये इमेज डिस्प्ले हो गई। अब ये कंटेंट जो है वो सारा ख़राब हो गया। अगर मैं फ्लोट राइट, अगर इसकी जो है ना वो मैं क्लास को ठीक कर देता हूँ, इमेज का मतलब है इसके ऊपर अब वो डिप्लॉय होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली उसको राइट की तरफ जो है वो फिक्स कर दिया है, और जैसे वो उसका टेक्स्ट था उसके बिल्कुल राइट पे उसने जो है ना वो उसको फ्लोट कर दिया, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप ये फ्लोट लेफ़्ट करेंगे तो वो इमेज को लेफ़्ट की तरफ ले आएगा, ठीक है, और वो जो बाकी टेक्स्ट है वो राइट की तरफ चला जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि इमेज जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ गई है और टेक्स्ट जो है वो इमेज के बाद आ गया। तो ये थी फ्लोट की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी हर जगह आपने यूज़ करनी है। जिस तरह का आप ये एग्जांपल आप ये नीचे देख रहे हैं, नो फ्लोट करेंगे तो वो सारा ख़राब हो जाएगा आपका सारा प्रोसेस। अभी इसकी एक मज़ीद एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि ये फ्लोट लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ ये तीनों डिव जो है वो आ चुके हैं हमारे पास। बैकग्राउंड इसका रेड है, इसका येलो है, इसका ग्रीन है। अगर मैं इसका जो है वो राइट करता हूँ तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसका लेफ़्ट करूँगा तो वो लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक इसकी जो है वो एग्जांपल थी फ्लोट की। तो वैसे ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट, और ये तकरीबन जितने भी टास्क अब मैं आगे दूंगा उस तकरीबन उन सब में ही आपने इस फ्लोट को इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्लियर की एग्जांपल है, क्लियर को देख लेते हैं। ये जो है वो क्लियर है, ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपको एक अच्छे अंदाज में जो है ना वो एग्जांपल दे के मैं समझा सकूं कि फ़ॉर एग्जांपल मैंने ये एक बॉक्स बनाया था और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फिट किया था और उसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई, जबकि उस इमेज का साइज़ जो है वो उस बॉक्स से ज़्यादा था। तो CSS ने क्या करना है, जो भी मैं उस CSS को बताऊंगा वो उसने उसी के मुताबिक चलना है, ठीक है। जो भी वैल्यू मैं दूंगा उसने वही चीज़ मुझे डिस्प्ले करानी है। मैंने उसको बॉक्स की वैल्यू ये दी थी मगर इमेज की वैल्यू ज़्यादा आ गई, मतलब कि उसकी हाइट विड्थ ज़्यादा थी, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको बाहर की तरफ जाने दिया। अगर मैं क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता तो वो उसका ओवरफ्लो नहीं होने देता और उसको कंटेनर के अंदर ही बंद रखता, ठीक है। अगर मैं क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ तो वो इमेज को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देगा। हाँ, वो बॉक्स की विड्थ हाइट बढ़ा देगा ऑटोमेटिकली और इमेज को वो बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। समझ लें कि एक बंदे को मैंने घर में बंद कर दिया, जो मर्जी हो जाए वो बंदे ने बाहर नहीं निकलना, इजाज़त ही नहीं है उसे बाहर निकलने की। और अगर आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है तो वो बंदा अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्जी जाता रहे, ठीक है, फिर अब वो कोई रोक टोक उसको नहीं है। तो यही हिसाब किताब क्लियर फिक्स का है। आप ये देख रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टी, कि आपने अगर एक डिव बनाया उसके अंदर आप इमेज रखना चाह रहे हैं, तो अगर आप क्लियर फिक्स यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस इमेज को सेट करता रहेगा। अब चाहे वो, अब ये देखें, अगर आप इस बॉक्स की जो आप विड्थ को कम कर देंगे तो फिर भी ये इमेज को बाहर नहीं जाने देगा, ये उस इमेज को साइड पे कर देगा मगर उसको बॉक्स से बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम नीचे मज़ीद देख भी लेते हैं। तो अब ये इसी एग्जांपल को मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ।
जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि क्लियर फिक्स के बगैर जो है वो ये था, और अगर मैंने क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, जिस तरह का आप सिंपल क्लियर फिक्स की क्लास है उसके अंदर ओवरफ्लो की वैल्यू ऑटो आप देंगे, तो अब देखें दरअसल ये है ओवरफ्लो, मतलब कि जो प्रॉपर्टी यूज़, क्लियर फिक्स तो सिर्फ एक कंसेप्ट है ना जो मैंने आपको समझाया है, क्लियर फिक्स कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि वो उसको इम्प्लीमेंट करने के जो असल प्रॉपर्टी का नाम है वो है ओवरफ्लो। मतलब कि ओवरफ्लो को अगर आप ऑटो रखेंगे तो वो ऑटो अपनी मर्ज़ी के साथ उसकी विड्थ हाइट बढ़ाता रहेगा, मगर उस इमेज को ख़राब जो है वो नहीं होने देगा। ठीक है, ओवरफ्लो इतना ज़रूरी है आपके CSS की कोड के अंदर कि इसके बगैर जो है वो आपकी सारी की सारी वेबसाइट की लुक जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये क्लियर फिक्स का तो सिंपल यही है, बस नाम के लिए ही मैंने यूज़ किया है ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर फिक्स ऊपर लिखा, नीचे मैंने उस क्लास को कॉल किया, उसके अंदर मैंने अब डिव के एक डिव के ऊपर मैंने क्लियर फिक्स लगा दिया है। तो अगर मैं इसके विड्थ हाइट को कम भी करता हूँ, विड्थ को 150 में कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि उसने इमेज की विड्थ को कम कर दिया है, जबकि वो बॉक्स उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है। अगर इसकी हाइट कम होती, विड्थ कम होती, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चले जाना था वापस, मगर बॉक्स के बाहर इस ये नहीं जा सकती थी। तो अब ये नीचे इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल को हम देख लेते हैं। ये नीचे फ्लोट की एग्ज़ाम्पल है, मज़ीद इसकी एक दो एग्ज़ाम्पल को हम चेक कर लेते हैं। जबकि ये मैंने 3 इमेजेस हैं और उनका फ्लोट विड्थ मैंने सेट कर दिया, और फिर क्लियर फिक्स का एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने क्लियर बोथ डिस्प्ले टेबल, मतलब कि टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो एक टेबल के फॉर्म पे ही डिस्प्ले करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर ये वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये अब इसका जो नीचे नोट था वो भी इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैंने इसकी क्लास की एक इमेज के ऊपर मैंने क्लास को ख़त्म किया है, तो ये जो इसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट थी ये उसके मुताबिक जाके सेट हो गई। मतलब कि ये मेरे मुताबिक नहीं चलना चाह रही। ठीक है, ये बिल्कुल आज़ाद है मेरी तरफ से, जिधर मर्ज़ी जितना इसका हिट वाइट था, हाइट और विड्थ था, ये उसके मुताबिक जो है वो सेट हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो मेरी ग़ुलाम हो, जो मैं इसको कहूँ ये उसी तरह ही जाके सेट हो जाए, मुझे नहीं पता ये कितनी इसकी साइज़ है, कितना ये इसकी विड्थ हाइट है, जो मैं जितने साइज़ को इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ ये उसी साइज़ में ही डिस्प्ले हो और कम ज़्यादा साइज़ में डिस्प्ले ना हो। जिसने तो HTML के अंदर इमेजेस की प्रैक्टिस की हुई है उसको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़रूरी है ये CSS की ये प्रॉपर्टी को समझना। ठीक है, अगर आपने एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर ही इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, मतलब कि आप ये नहीं चाहते कि इमेज अपनी मर्ज़ी की विड्थ हाइट के ऊपर जो है वो सेट हो जाए। ठीक है, एक इमेज बड़ी है, एक छोटी है, एक दरमियानी है, तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा वो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही साइज़ के अंदर सारी इमेजेस हों तो उसका ये आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप देख लें। ठीक है, उसका फ्लोट आपने सेट कर दिया है। ठीक है, पैडिंग उसकी 5 है, विड्थ उसकी ये है। अब इस पैडिंग और इस विड्थ के अलावा वो इमेज सेट जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को तीनों को एक ही क्लास देता हूँ तो ये तीनों एक ही पैडिंग और विड्थ के मुताबिक जो है वो सेट होने की पाबंद है, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो अब ये दो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं इसका, बल्कि अब 3 हैं, 3 हो गई हैं, 2 रह गई हैं। चलें एक ही दफ़ा इनको फिर एंड पे समरी इनकी कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप लिस्ट बनाएं सिंपल, चलें सबसे पहले तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें,
ये सिंपल क्या है, HTML का लिस्ट वाला लेक्चर अपने जहन के अंदर लेके आए कि आपने लिस्ट एक बनाई है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे तो वो 1 2 3 4 जो भी उसका ऑर्डर है उसके मुताबिक वो आएगा। उसके लिस्ट आइटम्स आपने ये बना दिए, होम, अबाउट अस, आवर क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये जो लिस्ट बनी है मैं होम को एक तरफ पे करूँ, फिर होम के आगे अबाउट अस आए और अबाउट अस के आगे क्लाइंट आए, मतलब कि प्रॉपर मेन्यू की शक्ल में जो है वो आना चाहिए ये लिस्ट। तो मेन्यू की शक्ल में बनाने के लिए आपने CSS का इस्तेमाल करना है। तो आप जो लिस्ट बनी हुई है उसको आप मेन्यू की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इस क्लास को इसमें इम्प्लीमेंट करवा के दिखाऊं आपको, तो आप ये देखेंगे कि ये लिस्ट बिल्कुल मेन्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि उनके ऊपर नेविगेशन भी लग चुके हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये जो मेन्यू है ये बन चुका है। हर वेबसाइट के अंदर जिसके अंदर भी आपने मेन्यू बनाना है, अगर आपको ये डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक और ये पैडिंग और ये सारा टेक्स्ट लाइन का नहीं पता, मार्जिन पैडिंग का नहीं पता, तो आप कभी भी मेन्यू जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हम उस CSS की प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें कि डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक मैंने प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। अब ये देखें, अब जैसे ही मैंने इनलाइन ब्लॉक, दरअसल हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, का टॉपिक का नाम है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मतलब कि जो ब्लॉक मैंने स्पेसिफाई किया है ये फॉन्ट साइज और पैडिंग का, उसके अंदर वो सेट हो जाके, ठीक है। मतलब कि ब्लॉक के अंदर वो सेट हो। तो अगर मैं इसको वो प्रॉपर्टी दे देता हूँ ऑटोमेटिकली इनलाइन ब्लॉक वाली, तो ये क्या करेगा, उस ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर एक आइटम को रखेगा और फिर दूसरे ब्लॉक के अंदर उस आइटम को रखेगा। क्योंकि सब का कलर येलो है इसलिए आपको वो ब्लॉक्स कोई डिफरेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, मगर ये है सारे ब्लॉक हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये होम का ब्लॉक है, ये अबाउट अस का है, ये अवर क्लाइंट का है, ये कॉन्टैक्ट अस का है। हर लिस्ट आइटम का एक अलग से ब्लॉक जो है वो बन चुका है। जिस तरह आप ये देखें कि एक तो नैव है और नैव LI दोनों क्लास एक ही दफ़ा जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मतलब कि ये दो क्लासेस हैं, एक LI की क्लास है और एक नैव की है। मतलब कि नैव के जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इस क्लास में भी आ चुके हैं, ठीक है। आप ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो अपने जहन में लेके आएँ, जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें कह रहे थे कि ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ जो भी नीचे वाली में आ जाती हैं। मतलब क्या एक ही दफ़ा आप दो प्रॉपर्टीज़ को भी कॉल एट अ टाइम जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेन्यू बनाने के लिए जो है वो आप ये इस प्रॉपर्टीज़ को जो है वो देखेंगे। तो अगर इसका हम ये पढ़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट आइटम्स आर डिस्प्लेड वर्टिकली। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्टिकली होती हैं, ठीक है। आपने अक्सर जब आपने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जबकि इस एग्जांपल में हॉरिजॉन्टली हमने उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं और हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करवाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देनी पड़ेंगी। तो ये हॉरिजॉन्टली जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम इसको जो है वो चेक करके देखते हैं बारी बारी। अब ये देखते हैं कि जो फ़र्क पड़ेगा, हर प्रॉपर्टी का मकसद जो है वो था। ये येलो है, बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है, अब ये देखें, मार्जिन को आपने अपनी मर्ज़ी के साथ सेट करना तो आप ये कर सकते हैं। पैडिंग को अपनी मर्ज़ी के साथ आपने करना है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप ये देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ चुकी हैं। इनकी वैल्यू आपने नहीं दी हुई, 0 0 दी हुई है, तो ये बिल्कुल इनका कोई इसमें जो है वो अंदाज नहीं है। ठीक है, सेंटर करेंगे तो लेफ़्ट के बजाय वो सेंटर के अंदर चला जाएगा। अगर इसका मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ़्ट कर देता हूँ तो वो लेफ़्ट की तरफ मेन्यू आ जाएगा, और अगर मैं राइट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट लाइन को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसकी लेफ़्ट है। ये आपने रखना है ज़हन में। इस तरह आप जो है वो ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं सेंटर इसको रखना चाह रहा हूँ तो ये सेंटर जो है वो हो चुका है। और ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है वो 20 है। इसको भी मैं अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है। पैडिंग, इसके जो दरमियान में स्पेस है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, उसको मैं जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्पेस जो है वो ब्लॉक की बढ़ गई है आपस में चारों तरफ से। तो ये पैडिंग का कंसेप्ट था, ये भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, बड़े थारोली मैंने आपको समझाया था। तो इस तरह जो है वो आप अब हमें पता चला कि इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करते हुए आप जो है वो मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इनलाइन ब्लॉक का मैंने आपको समझाया सारा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल भी इसकी हम देख लेते हैं। अब जैसा कि ये एक डिस्प्ले इनलाइन है और जिसको मैंने ये डिस्प्ले करवाना था, फॉर एग्ज़ाम्पल ए का मैंने लगाना है और ये मेरे पास ए का जो है वो टैग है, ठीक है। ये एक एलिक्विन, ये एलिक्वैम है और दूसरे नंबर पे वेनेनिटिस है। इसके अंदर मैंने सिर्फ ये प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करवाना है, उसकी क्लास मैंने ये जो है वो दी है। तो अगर इनलाइन आप करेंगे तो इस तरह वो उसको जो है वो ब्लॉक की फॉर्म में कर देगा। अगर आप ब्लॉक में इनलाइन ब्लॉक दोनों को करते हैं तो वो ब्लॉक भी बना देगा उसको, ठीक है। मतलब कि ब्लॉक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप सिर्फ ब्लॉक करते हैं तो वो सिर्फ और मतलब कि दोनों को इकट्ठा नहीं करेगा, उन दोनों को अलग अलग कर दे। इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि वो उन दोनों को आपस में जोड़ दे। जिस तरह के मेन्यू में आपने जोड़ा ना, वर्टिकली था तो उसको आपने जोड़ के एक पूरा मेन्यू बना दिया। तो अगर दोनों को आप इकट्ठा यूज़ करेंगे तो वो आपस में उन ब्लॉक को जोड़ देगा। जिस तरह मजदूर फॉर एग्जांपल ईंटें आपके पड़ी हुई हैं, इनलाइन ब्लॉक आपने किया तो वो ईंट जो है वो आपस में आपने जोड़ दी, ठीक है। तो यही काम जो है वो इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी जो है वो करती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपनी आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का। तो अलाइन का वैसे भी जो है वो काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, ये पहले भी हमने देख लिया, मगर इसकी मज़ीद डिटेल को जो है वो हम आज देखेंगे। जिस तरह कि अब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ठीक है। आप इसको ये चेक कर सकते हैं। इसको लेफ़्ट में करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले भी देख चुके हैं, ऊपर हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी की है। जबकि इमेज को हमने हिलाना जुलाना वो नहीं देखा था, तो जाहिर सी बात है इमेज के लिए हम फ्लोट को इस्तेमाल करते हैं। इमेज को अगर आपने लेफ़्ट राइट में लेके जाना है तो उसके लिए आप सिंपल जो है वो फ्लोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने आज के लेक्चर में भी पढ़ा है। तो अब इसकी मज़ीद अगर हम प्रॉपर्टीज़ को हम देखें, तो जिस तरह का अब ये इमेज है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी विड्थ तो ऑटोमेटिकली मैंने दी हुई है, मगर अगर ब्लॉक की फॉर्म में आप नहीं इसको डिस्प्ले कराना चाहते, इनलाइन डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो अब ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की तरफ ये आ गया। अगर इनलाइन ब्लॉक अगर मैं कर दूं इसको, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मार्जिन ऑटो है, मार्जिन राइट भी ऑटो है, मतलब कि जो भी इसका मार्जिन है ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको वो सेट कर दे। अलाइन दरअसल एक आप कह लें कि उसका एक जगह है, मतलब कि किसी एक जगह के ऊपर आपने उसको सेट करना है, तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी उसका अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप कह लें कि उसकी फिक्स्ड पोजीशन को भी अलाइनमेंट आप कह सकते हैं। कि इमेज की पोजीशन को चेंज करना है तो वो फ्लोट की मदद से आप कर सकते हैं। वैसे टेक्स्ट की करना है तो उसको आप टेक्स्ट अलाइन की मदद से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दरअसल जो वो अलाइन की थी। अब ये क्लियर फिक्स का भी हमने ऊपर देखा था, उसके अंदर भी हमने जो है वो उसको अलाइन को ही इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब ये पैडिंग को इस्तेमाल करके वो उसके अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर रहा है। दरअसल ये अलाइनमेंट का ही टॉपिक है, और वो जितने भी टॉपिक हमने ऊपर पढ़े हैं, ये जेड इंडेक्स और ओवरफ्लो, फ्लोट, इनलाइन, ये सारा अलाइन के अंदर ही इसने कवर कर दिया है कि यही अलाइनमेंट है जो हम ऊपर ऑटोमेटिकली पढ़ चुके हैं। तो इसकी मज़ीद अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म, इसको अगर हम जो है वो देखें,
ठीक है, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस मज़ीद आपने करनी है। अब हम आते हैं आपकी तरफ। अब आपने मुझे ये चारों का जो है वो एक समरी बारी बारी आप मुझे ये रिपीट कर दें, ताकि जो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं आपको समझ आई वो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूँ। जी उज़मा, आप बताएं सबसे पहले कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ये 5 टॉपिक, क्या समझ आई है उनकी आपको? ये बेशक आप देख के बता दें इधर से। पहले जेड इंडेक्स से स्टार्ट करें आप। सर हमने सबसे पहले जेड इंडेक्स किया है। जेड इंडेक्स में ये है कि टेक्स्ट ऑन इमेज, कि टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर कैसे सेट करना है। अगर हम जेड इंडेक्स जो है वो माइनस में रखेंगे तो वो इमेज जो है बैक पे चला जाएगा, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको प्लस में रखेंगे ना, तो इमेज टेक्स्ट जो है वो बैक पे चला जाएगा और फिर इमेज जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने ओवरफ्लो पढ़ा है, हिडन को पढ़ा है। और वो हिडन में ये था कि अगर हम एक्स पर जाते हैं तो वो हिडन हो जाएगा, और वाई पे जाएंगे तो वो उस पर फिर अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद फ्लोट पड़ा है, उसमें हमने ये जो लेफ्ट राइट मतलब अलाइनमेंट की सेटिंग जो है वही उसमें किया है कि हम उसको लेफ्ट कैसे कर सकते हैं और राइट में कैसे करना है। और उसके बाद क्लियर फिक्स को पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा हमने पढ़ा है फ्लोट की एग्जांपल्स को देखा हमने, और इनलाइन ब्लॉक को पढ़ा। चुप करो, 2 मिनट के लिए चुप। और हमने पढ़ा इनलाइन ब्लॉक को पढ़ा है, और दैट्स इट। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं। इनलाइन ब्लॉक भी ये जो है वो डिस्प्ले करने की प्रॉपर्टी है। चलें सही है। लास्ट में मैं जी मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन करता हूँ कि जिस तरह के आपने ये बताया है कि जेड इंडेक्स जो है वो इमेज का, दरअसल ये इसमें एक इसका जो ओवरऑल जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि आप ये ज़रा बंद कीजिएगा अपना माइक। ये ओवरऑल कंसेप्ट है जेड इंडेक्स का कि आप अपनी मर्ज़ी से उसका जो जगह है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्या अब मैं चाहता हूँ कि यार इस बंदे को पहले आगे लेके आना है, इसको पीछे लेके जाना है, या पीछे वाले को आगे लेके आना है, आगे वाले को बिल्कुल एंड पे ले जाना है। तो इस चीज़ को जब आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो वो आपके पास जेड इंडेक्स के ज़रिए आप उसको कर सकते हैं। और ओवरफ्लो को हमने देखा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिव बनानी है साइट, कि वो एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन के बजाय ना वो आगे जाए ना पीछे जाए, ना बिल्कुल अपना विड्थ चेंज करे ना हाइट चेंज करे, जितना एरिया मैंने उसको डिस्प्ले के लिए दे दिया है सिर्फ उसी एरिया के अंदर ही उसने डिस्प्ले होना है, आगे पीछे उसने डिस्प्ले जो है वो नहीं होना। तो ये था हमारा जो ओवरफ्लो। फिर उसके बाद फ्लोट का कंसेप्ट हमें पड़ा है कि अगर टेक्स्ट का तो हमने देखा पीछे जो है ना, ये जो CSS टेक्स्ट है इसके अंदर हमने देखा कि टेक्स्ट को सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में किस तरह लेके जाना है। जबकि बटन और इमेज को हमने नहीं देखा था। तो बटन और इमेज को आप लेफ़्ट राइट करने के लिए आपने फ्लोट का इस्तेमाल करना है, फ्लोट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कि सिंपल आप फ्लोट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके इमेज का सेंटर में या लेफ़्ट में जिधर भी आप उसको प्लेस करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं। जबकि इनलाइन ब्लॉक इंतहाई इम्पॉर्टेंट था जब आप मेन्यू को डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह के अब ये वेबसाइट की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर आपको ये मेन्यू बनाना पड़ जाए, अब कोई सा भी टेम्पलेट मैं आपको दूंगा, जाहिर सी बात है 100% कन्फर्म है कि उसमें मेन्यू आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें आपको लिस्ट ही बनानी पड़ेगी, मतलब कि मेन्यू बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी है दरअसल। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएं, उसमें ये सारे लिस्ट आइटम्स एंटर कर दें, तो आप उसको मेन्यू की फॉर्म में किस तरह लेके आएंगे, वो इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी आपका ये सारा काम जो है वो कर देगी, ऑटोमेटिकली कर देगी, आपका मेन्यू जो है वो बना देगी। वो हमने इसकी एग्जांपल भी हमने करके देखी है। और जितने भी ये ऊपर 4 टॉपिक हैं उनको हमने अलाइन के अंदर ही उसने दोबारा से हमें जो है वो उसकी मज़ीद एग्जांपल्स से हमें वो समझा दिया है कि अलाइन क्या है, टेक्स्ट को अलाइन किस तरह करना है, इमेज को किस तरह करना है, बटन को किस तरह करना है, और उसका जो है वो उसको मेन्यू के फॉर्म में किस तरह लेके जाना है। और उसका जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की हमने देखी, ठीक है, जिसमें हमने वो कह लें कि एक जगह के ऊपर अगर उसको बंद करना है वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, अपनी जगह ना छोड़े, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को देखा, क्लियर फिक्स का कंसेप्ट था वो हमने पढ़ा। तो ये दरअसल आज का हमारी समरी थी।
अब हम अपने जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं कि उसको क्या समझ आई है। जी आप बताएं, हफ्सा आप बताएं कि अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनकी एक दफ़ा समरी जो है वो हमें करके बताएं ज़रा। जी सर, सबसे पहले हमने जी इंडेक्स पढ़ा कि इमेज के अगर इमेज के ऊपर हम इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट लाना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट के ऊपर हम इमेज लगाना चाहते हैं तो वो होगा जी इंडेक्स के ज़रिए। अगर हम प्लस में करेंगे तो इमेज जो है वो आगे आती जाएगी, और अगर माइनस में करेंगे तो इमेज पीछे जाती जाएगी। तो और अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट होगा, यानी कि जो पहले इमेज लगाई है वो पहले ही शो होगी, जो बाद में लगाई है वो बाद में, इस तरह से। और उसके बाद ओवरफ्लो पड़ा। पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी। ओवरफ्लो यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट की या अपनी वेबसाइट की जो पोजीशन है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्लोट था, यानी कि बटन और इमेज को राइट लेफ्ट या फिर सेंटर में करने के लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर फिक्स था कि कंटेनर में बंद रखेगा ये, ठीक है, बॉक्स की बढ़ा देगा, लेकिन उसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट वगैरह होगा उसको बंद रखेगा उसमें, वो मतलब बाहर नहीं जाएगा। और ठीक। इनलाइन था, यानी कि मेन्यू की यानी कि मेन्यू बनाने के लिए। तो इनलाइन का हम इस्तेमाल करेंगे कि इसके ज़रिए भूल गया थोड़ा जी सा। जी, मतलब कि लिस्ट जो आपने HTML के अंदर क्रिएट की है जी उसको अगर आपने, नहीं ज़रूरी नहीं कि मेन्यू में ही आपने बनाना है, कोई किसी भी तरह अगर आपने उस लिस्ट को पोजीशन चेंज करनी है, आगे पीछे करना है, वैसे तो वर्टिकली आता है ना लिस्ट, आपने जी हॉरिजॉन्टल अगर उसको करना है डिस्प्ले तो वो फिर आप अलाइन, ये इनलाइन ब्लॉक की मदद से आप इजीली उसको कर इनलाइन सकते के हैं। ज़रिए। जी, और अलाइन में फिर ये है कि इसकी अलाइनमेंट करनी है, यानी कि हाइट, पोजीशन वगैरह ये जी हम सेट कर देंगे। ठीक है। चलें, आज का जो लेक्चर है वो इधर ही हम जो है वो ख़त्म करते हैं, और इसका मैं आपको जो टास्क है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और वो आपने मुझे करके तो आज ही इसको जो है ना वो सबमिट करवा देना।